स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है यानी कि सभ्यता है, इसको कहा जाता है कि ये एक एडवांस स्टेज है इंसान के जो है सांस्कृतिक विकास का। इसका तात्पर्य ये है कि मतलब यूज होता है एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी का, यानी कि एक बेहतर तकनीक का, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक का मतलब होता है एक मिश्रित या फिर कह सकते हो जटिल जो है अर्थव्यवस्था का ये रिश्ता होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स का मतलब लक्षण है जो बताते हैं कि सभ्यता जो है कि आपकी मॉडर्न है या फिर सुपीरियर टेक्नोलॉजी वाली है। तो इसमें है कि इवोल्यूशन ऑफ सिटीज की किस तरह से जो है कि शहर बना, और फिर अतिरिक्त खाना उत्पादन होना। फिर इसके बाद है आपका डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि काम लोगों में जो है कि बटा हुआ हो। फिर उसके बाद किस तरह से लोग लिखाई करते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं, लोगों के जो रिहायशी मकान है वो कैसे हैं, और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तकनीक का जो विकास हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ये जो वक्त है, पीरियड है 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इसमें जो है ना कि एक बहुत ही उत्कृष्ट, एक अनूठा जो है कि विकास देखा गया, प्रोग्रेस देखा गया है। जो इंसान ने उसने एक्वायर किया है, यानी कि उसने जो है कि ग्रहण किया है बहुत सारा नॉलेज, और उसके अंदर जो है कौशल आया है कि वो जो फोर्सेस है नेचर को उसको मास्टर कर रहा है। उसने क्या किया है, उसने एग्रीकल्चर की तरफ वो जो है कि मुड़ा है, और जो है कि बेहतरीन टूल्स औजारों का इस्तेमाल किया, और उसने अपनी जिंदगी जो है कि एक सेटल्ड लाइफ यानी एक जगह पे रह के जिंदगी गुजारा है। और ये जिंदगी कहाँ गुजारी है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नदियों के किनारे। तो बहुत सारे जो है कि फैले हुए फार्मिंग विलेजेस थे, वो पहले जो है कि वजूद में आए, इवॉल्व हुए। फिर उसके बाद वो कस्बे में तब्दील हुआ, और फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई तो वो शहर में तब्दील हुआ। जो नदी के किनारे की जो घाटी है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो एक घनी पॉपुलेशन को वो क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, और जो है कि बेहतर जो है सरप्लस अतिरिक्त खाने का उत्पादन कर सके। तो नदी का किनारे का इलाका जो है कि ऑलमोस्ट फर्टाइल होता है काफी। तो जो अतिरिक्त खाना है, जिसकी वजह से कई लोग जो है कि खाना उत्पादन करने में यानी एग्रीकल्चर में नहीं है, यानी अपना खाना उनको खुद उत्पादन नहीं करना होता है। तो ये जो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये लोग धीरे धीरे की अलग अलग कामों में जो है स्पेशलिस्ट होने लगे, कुशल होने लगे, और इन्होंने जो है कि एक सब्सटेंशियल यानी कि संतोषजनक रेंज लेके आए एक नए नए जो है कि कौशल का, जिसमें राइटिंग है, आलेख है। और ये आलेख कैसा है? यूजिंग मेटल, और आलेख के बाद जो है कि मेटल का इस्तेमाल करना, और फिर उनका एलॉय बनाना, यानी कि मिश्रण बनाना, दो तीन मेटल को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड एलॉय। और यहाँ पे जो है कि सील मेकिंग, सील का मतलब होता है मोहर बनाना, और जो है कि बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना। तो ऐसा जो है कि नॉलेज और जो कौशल है ये लोगों की मदद करता है कि वो एक जो है कि एक एडवांस स्टेज की तरफ जाए, एक प्रोग्रेस की तरफ जाए, सभ्यता जो है कि आगे की तरफ जो है विकसित हो। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि फ्रॉम यूजिंग स्टोन टूल्स, यानी कि पत्थरों के औजार इस्तेमाल करने से इंसान धीरे धीरे जो है कि मेटल के बारे में जानकार हुआ। और जो ये मेटल थे ना, ज्यादा वक्त तक चलने वाले थे। ड्यूरेबल का मतलब होता है ज्यादा लंबे समय तक रहते थे, और कुड बी यूज्ड, और इनको जो है कि अलग अलग तरीके के औजार बनाए जा सकते थे। इम्प्लीमेंट वगैरह औजार हो चाहे वो हथियार हो, वो भी बनाए जा सकते थे। जो पहला मेटल डिस्कवर्ड हुआ था वो कॉपर है। एक लंबे टाइम तक स्टोन जो है कि कंटिन्यू रहा कॉपर के साथ इस्तेमाल होना, और इसी वक्त को जब स्टोन यानी कि पत्थर और कॉपर दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे थे, इस वक्त को कहा जाता है, इस पीरियड को कहा जाता है कैल्कोलिथिक पीरियड। बाद में जो है इंसान ने लर्न किया, और ये कला लर्न की कि किस तरह से कॉपर को टिन और जिंक के साथ, टिन या जिंक के साथ हम मिश्रित कर सकते हैं और एक एलॉय बना सकते हैं, जिसको नाम दिया उन्होंने ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है ना ज्यादा हार्डर था, हार्डर होने के साथ साथ ज्यादा डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है जिसको आप तार में परिवर्तित कर सकते हो, वायर में। और इसीलिए ज्यादा सुटेबल था मैन्युफैक्चर करने के लिए, उत्पादन करने के लिए औजार और हथियार।
तो इसका जो इम्पोर्टेंस है ब्रॉन्ज का, वो ग्रो कर रहा था पहली सभ्यता में। तो ये सिविलाइजेशन जो है कि इसीलिए इसका नाम दिया गया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब 2500 बीसी की बात करें, यानी कि 2500 ईसा पूर्व की बात करें, तो 4 ब्रोंज एज सिविलाइजेशन उभर कर सामने आते हैं। इसमें 4 में सबसे मेन नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो नॉर्दर्न पार्ट में है, उत्तरी पार्ट में है और पश्चिमी पार्ट में है, इंडिया और पाकिस्तान के। इसके अलावा मेसोपोटामियन सभ्यता है, जो कि नदी के किनारे यूफ्रेट और टिग्रिस की, जो कि इस समय मॉडर्न इराक में है। और इसके बाद एक चाइनीज सभ्यता है, जो कि हुआंग हो के वैली में मिलती है और यांगत्से तीवर की वैली में यानी वादी में मिलती है। और चौथी सबसे आखिरी है इजिप्शियन सभ्यता है, जो कि नाइल नदी के किनारे मिलती है इजिप्ट में। शुरुआत करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, कि इसको जो खोज हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये 20वीं शताब्दी में हुई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है घटना रही है आपके इतिहास के अंदर। इस समय तक ये माना जाता था कि जो इतिहास है हमारे हिंदुस्तान का, वो आर्यंस के आने से शुरू हुआ है। लेकिन जब डिस्कवरी हो गई हड़प्पन सभ्यता की, तो पता चला कि यार इसका ओरिजिन तो बहुत पीछे से फैला हुआ है। यानी इंडियन इतिहास जो है अपने सबसे पुरानी सभ्यताएं जो दुनिया की हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सभ्यता है, इन सब से भी पुरानी है हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता। जो इंडस वैली की सभ्यता है, इसको ना कहा जाता है हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है। ये जो टर्म यूज हुआ है ना, कल्चर, ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया गया है, कि जिसमें जो है बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग स्टाइल के होते हैं और आमतौर पे एक ही जगह पे मिलते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी कि एक टेरिटोरियल एरिया, एक डेफिनेट एरिया में मिलते हैं और एक डेफिनेट पीरियड में भी, है ना, समय में भी मिलते हैं, एक समय के बीच में मिलते हैं। तो हड़प्पन में भी ऐसा ही हुआ। हड़प्पन संस्कृति में भी अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, जिसमें कि आपको मोहर मिलेगा और नाप तोल करने के लिए वेट्स मिलेंगे, पत्थर के ब्लेड मिलेंगे और जो है आपको बेक्ड ब्रिक यानी कि भुना हुआ आपको ईंटा मिलेगा, है ना, जो कि आग में भट्टी में पका हुआ ईंटा मिलेगा। और इस हड़प्पन सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पन सभ्यता सबसे पहली है जो 1921 में जो है कि जो कि मॉडर्न साइड जो है हड़प्पा है, वो पंजाब के प्रांत में, यानी कि इस समय जो है कि वेस्ट पंजाब के प्रांत में यानी पाकिस्तान में है, उसको जो है कि डिस्कवर किया गया सबसे पहली बार। मोहनजोदारो जो है, इसका जो खोज हुआ वो 1922 में हुआ और ये दोनों के दोनों ही साइड जो है कि इंडस वैली के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोर्सेस क्या है कि हमारा जो नॉलेज है हड़प्पन सभ्यता के लिए, ये पूरा का पूरा बेस है किसके ऊपर, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी जो कुछ भी अवशेष बचे हुए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स बची हुई हैं और पॉटरी वगैरह बची हुई है, या फिर कोई मूर्ति वगैरह बची है, मोहर बची हुई है, या फिर सिमेट्रीज वगैरह जो बचे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग जो है कि इसके बारे में जान पाए। तो ये जो है इंफॉर्मेशन का स्रोत है। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी रिटन रिकॉर्ड वगैरह हमको नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि कहीं के बारे में, मतलब इसके बारे में कहीं लिखा हुआ हमको देखने को नहीं मिलता है। कई सारे मोहर वगैरह भी खोज किए गए हैं और जिसमें कि कुछ अल्फाज भी लिखे हुए हैं, लेटर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, उसके ऊपर उभरे हुए हैं, लेकिन जो लेख है ना, वो अभी तक समझ में नहीं आई है किसी को। तो देयरफॉर जो मेजर सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, इसका जो मालूमात है ये मेनली कैसे आता है, वो निम्नलिखित चीजों से आता है। निम्नलिखित चीजों में सबसे पहला है ग्रेट बाथ। जो ये ग्रेट बाथ है ना, ये बगल में फोटो दिख रही है आपको, यही है आपका ग्रेट बाथ। तो ये जो ग्रेट बाथ है, ये सबसे बड़ा पब्लिक बिल्डिंग है कहाँ पे, मोहनजोदारो में। और ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर टैंक है इसके आंगन में और चारों तरफ से जो है कि सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर, चारों तरफ से कॉरिडोर से ये जो है कि सराउंडेड है। यहाँ पे दो जो है कि ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं, एक नॉर्थ में और दूसरी साउथ में है, जो कि टैंक के तरफ है, टैंक में। और ये पूल को जो है कि वाटर टाइट बनाने के लिए जो है कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और जो है कि मसाले में मॉर्टर लाइन में जो है कि बिटुमेन और जिप्सम का इस्तेमाल किया गया है इसको निर्माण करने में। जो वाटर है इसमें नहाने के लिए वो एक कुएं से आता है बगल के रूम में, और सराउंडिंग द बात के चारों तरफ पोर्टिकोज और सेट्स ऑफ रूम है, आंगन है और जो है कि कमरे हैं, और एक जो है सीढ़ी है जो कि जाती है कहाँ पे,
ऊपर की तरफ जाती है, अपर स्टोरी में जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है। बरामदा कहते हैं पोर्टिकोस को। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये रूम वगैरह जो है कि मेंबर्स के लिए थे, जो कि शायद प्रीस्टहुड वाले मेंबर्स हो, यानी कि पादरी वगैरह हो, पंडित वगैरह हो। वेयर एज जो अदर है वो ये सोचते हैं कि रूम वगैरह जो है कि कपड़े बदलने के लिए में भी होते होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीचर हैं, विशेषताएं हैं, और जो है कि इसकी वजह से जो है विद्वान जो है सजेस्ट करते हैं कि ये शायद रिचुअल बात के लिए हो, कि ये किसके लिए हो, सम काइंड ऑफ रिचुअल बात। रिचुअल बात समझते हो ना, वो आप धार्मिक बात वगैरह के लिए हो। तो ग्रेट बात जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्रोत है इंफॉर्मेशन का, जो कि रोशनी डालता है कि किस तरह से लोगों की जिंदगी थी और संस्कृति थी हड़प्पन सभ्यता के अंदर। जो कंस्ट्रक्शन है ग्रेट बात का, ये जो बना है ग्रेट बात, वो ये दिखाता है कि वो जो है कि कला, बिल्डिंग बनाने की कला जो है बहुत ही हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन पे थी, यानी कि बहुत ही कुशल तरीके से उन लोगों ने इसका निर्माण किया है। ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, शायद जो एग्जिस्टेड अ रूलिंग क्लास, जो कि शायद बड़े से स्ट्रक्चर है जिसकी बात कर रहा है कि वहां पे बड़ा सा स्ट्रक्चर भी है, वो शायद एग्जिस्ट करता हो किसके लिए हो, रूलिंग क्लास के लिए, कि वो जो है लेबर को मोबिलाइज कर सकें, एक जगह इकट्ठा कर सकें और टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सकें और ऐसा ह्यूज स्ट्रक्चर बना सके पब्लिक के लिए। ज्यादातर विद्वानों इस बात से सहमत हैं कि जो ग्रेट बात है वो इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक जरूरतों के लिए, और ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि किस तरह से लोग अटैच थे सेरेमोनियल बाथिंग के लिए, यानी कि समारोह होता है ना, उसमें सेरेमोनियल बात थी, तो समारोह होता था, मतलब वो नहाने के लिए इकट्ठा होते थे, और इस सेक्रेट टैंक में, सेक्रेट मतलब पवित्र टैंक में, पुल्स में और रिवर में, सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी कि ये जो है कि बहुत ही अति प्राचीन जो है कि चीजें हैं। ये जो डिजाइन है ग्रेट बात का, ये जो है कि पोर्ट्रे करता है, यानी एक चित्रकला दिखाता है एफिशिएंट प्लानिंग का, कि बहुत ही क्षमता से जो है कि इसको प्लान करके इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और वाटर सप्लाई और सीवेज का जो डिस्पोजल है वो भी दर्शाता है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कि बनाया गया है पूरे प्लानिंग के साथ, जैसे नक्शा वगैरह बना के आजकल मकान बनाए जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है मेन, इसमें सिटाडेल है। सिटाडेल क्या है ना, एक रेस्ड एरिया है, यानी कि मतलब जैसे कि स्टैचू वगैरह रखा रहता है तो पहले एक चबूतरा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टैचूज के ऊपर लगाते हैं। तो सिटाडेल वैसे ही जो है कि एक रेस्ड एरिया है, और तो रेस्ड एरिया में जो शहर है उसी को कहा गया है सिटाडेल। और इसको जो अपनी हाइट मिली है ना, वो बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है किसके ऊपर, मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वही जो कह रहा हूँ चबूतरा वगैरह जैसे होता है उसके ऊपर बनाया गया है घरों को। सिटाडेल में घर है किसके लिए, रूलिंग क्लास का घर है। और यहाँ पे कुछ जो है कि मुख्य बिल्डिंग वगैरह भी हैं, जैसे ग्रेट बात है, ग्रेनरी है, यानी कि जहाँ पे अनाज वगैरह रखे जाते हैं, और असेंबली हॉल भी है, और जो है कि यहाँ पे वर्कशॉप भी है, कार्यशाला कहते हैं वर्कशॉप को। सिटाडेल पॉइंट करता है कि यहाँ पे इलेबोरेट प्लानिंग होती थी, यानी विस्तार से प्लानिंग होती थी, जो बाद में विकसित करती है शहरों को, और इससे जस्टिफाई होता है कि जो हड़प्पन सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है, गांव की नहीं है बल्कि एक शहरी सभ्यता है। जैसे शहरों में प्लॉटिंग करके बनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या था कि प्लानिंग करके सारी चीजें बनी हुई थी, बिल्डिंग वगैरह। तो जो प्रेजेंस है स्पेसिफिक बिल्डिंग का, कुछ जो है कि मुख्य बिल्डिंग वगैरह का और हाउसेस का रूलिंग क्लास के, वो दिखाता है कि यहाँ पे जो है कि वर्गीकरण था समाज के अंदर, जैसे समाज के अंदर वर्गीकरण होता है कि अमीर, गरीब या फिर रूलिंग क्लास अलग रहता है, उस तरीके से यहाँ पे भी वर्गीकरण है। फिर तीसरा है हमारा सील, यानी कि मोहर। जो मोहर यूज किया गया है हड़प्पन्स के द्वारा, वो उसमें बहुत ही जो है ना कलात्मक कौशल दिखाई देता है। 2000 सील जो है कि अब तक मोहर जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं, खोजा जा चुका है। इसमें ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है, लेख है, उसके ऊपर शिलालेख है, और पिक्चर वगैरह भी बना हुआ है। एक सिंग वाला बुल है, बुफेलो है, टाइगर, गोट, एलिफेंट है और राइनासोरस है। जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है मोहर बनाने में, वो टेराकोटा है, स्टेलाइट है, एगेट है, और भी है एटसेट्रा।
तो ज्यादातर जो मोहर है ना वो रेक्टेंगुलर है शेप में या फिर स्क्वायर है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गोल भी हैं शेप में। हड़प्पा की जो मोहर है वो हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन देती हैं, बहुत ही काम की जो जानकारी देती हैं स्क्रिप्ट के बारे में, आलेख के बारे में, वहां के व्यापार के बारे में, धर्म के बारे में और किस तरह से उनका बिलीफ था, क्या मानना था, क्या बिलीव करते थे वो। तो यहाँ पे जो मोहर मिलती है पशुपति की वो दिखाती है कि लोग जो है कि बिलीव करते थे शिव में। और यहाँ पे एक 3 चेहरे वाली देवती भी यानी देवी भी दिखती हैं जो कि बुफेलो हॉर्न्ड हेड ड्रेस पहनी हुई हैं और क्रॉस लेग्ड के साथ सीटेड है एक गद्दी के ऊपर, थ्रोन के ऊपर, और वो चारों वो घिरी हुई है एक एलिफेंट से, एक टाइगर से, एक बुफेलो से और एक राइनोसोरस से, और साथ ही जो है उनके पैरों के पास क्या है, 2 डियर हैं, हिरन है। ये जो देवी हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है पशुपति महादेव की तरह कि ये पशुपति महादेव हैं। ये यहाँ पे जो यूनिकॉर्न सील है ये दिखाता है इनका मिथिकल बिलीफ। क्या दिखाता है इनका, ये दिखाता है इनका मिथिकल बिलीफ दिखाता है। जो मोहर है उस पे जो है कुछ तरह लेख है जो कि अभी तक समझ में नहीं आया है, यानी कि उसका मतलब नहीं निकाला जा सका है। सील्स वगैरह यूज की जाती हैं वो व्यापारियों के द्वारा ताकि वो सामान के ऊपर क्या लगा सके, स्टैंप लगा सके। जैसे मोहर वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके ऊपर स्टैंपिंग करते हैं, तो स्टैंपिंग के लिए मोहर का यूज किया जाता था। जब एक कोई बैग वगैरह सामान के साथ भर दिया जाता था तो उसके ऊपर लेयर लगाया जाता था गीले क्ले का, और उसके ऊपर वो गांठ के ऊपर, और फिर जो है कि मोहर उसके ऊपर लगा दी जाती थी। तो ये जो मोहर है वो अलग अलग क्षेत्र में भी देखने को मिली है, और ये इंडिकेट करता है कि जो हड़प्पा का जो व्यापार था वो फैला हुआ था बहुत बड़े एरिया तक, यानी एक ही जगह पे नहीं मिला है, ये मोहर वगैरह कई जगह पे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत काफी दूर दूर तक ये व्यापार फैला रहा होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह मोहर फैला है। ये देखो पशुपति सील है और ये आपका यूनिकॉर्न सील है। फिर इसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये बियर्डेड मैन की है, और ये देखो इसने शॉल भी ओढ़ा हुआ है। तो ये है चौथा बियर्डेड मैन कि ये जो पत्थर की मूर्ति है एक मैन की है जो कि दाढ़ी वाला एक आदमी है जो कि डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है मोहनजोदाड़ो से। इस स्टैचू में दिख रहा है कि ये जो आदमी है इसने एक शॉल ओढ़ा हुआ है और अपने कंधे पे हाफ क्लोज्ड है इसकी आंखें, और कुछ विद्वान इसीलिए ये बिलीव करते हैं कि ये किसी योगी वगैरह का जो है कि स्टैचू होगा, मूर्ति होगा। और ये जो मूर्ति है ये इसमें बहुत ही ज्यादा जो है कि कलात्मक तरीके से इसको बनाया गया है, पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस, और इससे पता चलता है कि वहां पे बहुत ही कुशल जो है कि आ, कलाकार मौजूद थे हड़प्पन सभ्यता के अंदर, जिन्होंने जो है कि इतनी बेहतरीन जो है कि कला का जो है कि निशान छोड़ा है। इसके बाद मिला है एक डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज स्टैचू है, ब्रॉन्ज मूर्ति है एक डांसिंग गर्ल की जो मोहनजोदाड़ो से ही मिली है, और ये एक मास्टरपीस है। ये एकदम बिल्कुल अनोखा है, अनूठा है, कला का मास्टर पीस है। और ये जो है हाई डिग्री दिखाता है डेवलपमेंट का, विकास का, कि वहां पे जो कला है, मूर्ति कला, वो बिल्कुल हाई डिग्री पे है, मतलब बहुत ही ज्यादा कुशल है। ये फिगर दिखाता है विगर, यानी कि ताकत दिखाता है, वैरायटी दिखाता है, और वैरायटी मतलब किस्में प्रकार दिखाता है, और साथ में इंजेन्युइटी दिखाता है कि मतलब सरलता दिखाता है। जो राइट आर्म है इस डांसिंग गर्ल का वो इसने रखा हुआ है अपने हिप के ऊपर, और जो लेफ्ट आर्म है उसमें जो है कि काफी सारी इसने जो है कि बैंगल यानी चूड़ियां पहन रखी हैं, और एक बॉल भी है यानी कि कटोरी, वो जो है कि अपने लेफ्ट लेग के अगेंस्ट उसने जो है कि रखा हुआ है। इसके बाद है आपका डॉकयार्ड। एक रेक्टेंगल जो है कि आपको डॉकयार्ड देखने को मिलेगा, ये डिस्कवर किया गया है लोथल में, गुजरात में। ठीक है, अब इसमें जो है कि ये सराउंडेड है चारों तरफ से दीवारों से। किससे? दीवारों से। डॉकयार्ड का मतलब होता है ना ऐसा जगह जहां पे कि जहाज वगैरह बनाए जाते हैं वो। तो लोथल गुजरात में इसको जो है कि पाया गया है, मतलब खोजा गया है, और चारों तरफ जो है यहाँ पे जो मिट्टी की ब्रिक की यानी कि ईंटे की दीवारें हैं ये शायद जो है कि इसलिए बनाई गई हैं ताकि फ्लड वगैरह से, बाढ़ वगैरह से जो है कि बचाया जा सके डॉकयार्ड को। तो यहाँ पे जो डॉकयार्ड बना हुआ है वो बेक्ड ब्रिक का बना हुआ है। बेक्ड ब्रिक मतलब वही जो है कि
पके हुए ईंटों का बना हुआ है और ये कनेक्टेड है एक चैनल से कनेक्टेड है गल्फ ऑफ कैम्बे तक। लोथल जो है ये बहुत ही मुख्य व्यापार का सेंटर है और यहाँ पे निर्माण होता था, निर्माण का काम चलता था, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है इंडस वैली सभ्यता का। और ये जगह इस्तेमाल होती थी किसके लिए? फॉरेन ट्रेड के लिए, ओवरसीज ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था इस जगह को। इसके बाद है लेख यानी कि स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हड़प्पन्स जो है स्क्रिप्ट यूज किए हैं जो कि रिगार्ड किया जाता है कि पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर का इस्तेमाल करके, यानी कि जगह जगह पे क्या है बस मतलब पिक्चर्स बने हुए दिखाई देते हैं। और इस पिक्चर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? बर्ड्स मिलेंगी, फिश मिलेंगी और बहुत सारे जो है कि ह्यूमन फॉर्म में मिलेंगे। बहुत सारे जो नंबर हैं, साइंस है हड़प्पन सभ्यता के, वो जो है 375 से 400 के बीच में है। जितने भी पाए गए हैं नंबर ऑफ साइंस, जितने चिन्ह पाए गए हैं वो 375 से 400 के बीच में गिनती में है। और ये जो लेख है ये इंस्क्राइब्ड है, किसके ऊपर लिखा हुआ है? मोहर के ऊपर, कॉपर के औजार के ऊपर। रिम्स ऑफ जार का मतलब होता है जार की जो गर्दन होती है उसके ऊपर, कॉपर और टेरोकेटा टेबलेट्स के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर और जो है कि पुराने साइन बोर्ड के ऊपर, प्राचीन साइन बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे देखो डिस्कवरी दी हुई है कि हड़प्पा देखो 1921 में खोजा गया है दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदारो 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, चनहुदरो 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा, कालीबंगन 1953 में बीबी लाल और ए.एन. घोष के द्वारा, कोट देजी 1955 में फजल अहमद खान के द्वारा, और लोथल का जो खोज हुआ है 1957 में एस.आर. राव के द्वारा। फिर उसके बाद सुरकोटाडा का खोज हुआ 1972 में जेपी जोशी के द्वारा, और धोलावीरा का खोज हुआ 1990 से 91 में के बीच में आर.एस. भिष्ट के द्वारा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जो है कि जीके के एज जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन जो है सभ्यता का, ये कहाँ से जो है कि ओरिजिन हुआ, इसका कैसे शुरुआत हुई। बहुत सारी थ्योरीज, यानी बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं इसके लिए, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके का मानना है। तो इसको जो है कि दो टाइप में जो है कि इसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो है फॉरेन ओरिजिन। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो ये सभ्यता है ये कब आई एग्जिस्टेंस में, ये कब इसका वजूद में ये आई कि जो लोग हैं ना वो कहीं से जो है कि एक अर्बन यानी शहरी सभ्यता से जो है कि माइग्रेट करके, मतलब वहां से चल के इधर की तरफ आए और यहाँ पे आके इंडस के बेसिन के पास बस गए, तो ये सभ्यता यहाँ पे आ गई। और इन लोगों के हिसाब से जो हड़प्पन सभ्यता है ना कि ये ऑफ शूट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। ऑफ शूट का मतलब होता है एक शाखा है, यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसकी ही एक ये शाखा है। लेकिन किसी तरीके से ये है कि जब यहाँ पे खुदाई वगैरह की गई अलग अलग हड़प्पन साइट्स पे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिले हैं हड़प्पन और मेसोपोटामियन सभ्यता में। अब देखो विद्वान ये तो कह रहे हैं कि ये एक शाखा है, कहाँ की शाखा है? मेसोपोटामियन सभ्यता की। लेकिन यार मेसोपोटामियन में जो चीजें मिली हैं और जो चीजें हड़प्पन सभ्यता में मिली हैं वो दोनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे से जुदा जुदा है, अलग है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये थ्योरी तो सही नहीं है क्योंकि चीजें अलग अलग हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो व्यापार है मेसोपोटामियन के साथ वो जो है मेन रोल रहा होगा और यहाँ हड़प्पन सभ्यता जो है कि विकसित हुई होगी। यानी कि जैसे कि लोग बाहर से ट्रेड वगैरह से आते होंगे तो अपने टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर की होगी, अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सभ्यता का इस तरीके से विकास हुआ होगा। लेकिन ये जो थ्योरी है ना कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, किस ग्राउंड पे? क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसे सबूत नहीं मिले ट्रेड के मेसोपोटामियन के साथ उस वक्त में जब वो हड़प्पन पीरियड को जो है कि फाउंड किया गया। तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि हाँ भाई यहाँ से वहां का व्यापार होता था। तो कुछ ऐसा मिलता तो शायद कनेक्ट होता, लेकिन चीजें जो है बिल्कुल जुदा मिली, इसलिए इसको हटा दिया गया। इसके बाद है आपका इंडिजिनस ओरिजिन, यानी यहीं से। तो रिसेंट सर्चेस में पता चला है कि ये जो हड़प्पन सभ्यता है ये यही हिंदुस्तान की मिट्टी में इसकी जड़ें हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो अर्बन हड़प्पन कल्चर यानी शहरी हड़प्पन सभ्यता है ये आउटग्रोथ है किसका? एक्सटेंसिव लोकल विलेज का। यानी कि जो फैले हुए गांव है वही जो है कि बदले हैं, ना कि ये कहीं और बाहर से नहीं आए हुए, कोई बाहर से नहीं आया है, बल्कि यहीं पे जो गांव वगैरह थे वही विकसित होके सभ्यता ऐसे आगे चलिए प्रोग्रेस की है। तो ये जो संस्कृति है ये शायद जो है कंट्रीब्यूट करती है
हड़प्पन सिविलाइजेशन के ग्रोथ में, विकास में, टुगेदर विथ एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय ट्रेड कॉन्टेक्ट विथ मेसोपोटामियन, यानी कि इनका खुद का ही रोल था और साथ ही जो बाहर से ही प्रोत्साहन मिला होगा, जो ट्रेड वगैरह व्यापार कॉन्टेक्ट रहा होगा मेसोपोटामिया के साथ, तो उसकी वजह से, यानी कि खुद के अंदर बदलाव कर रहे होंगे लोग और बाहर से भी इनको प्रोत्साहन मिला होगा बदलाव का, जिसकी वजह से इनका जो है ग्रोथ ज्यादा जल्दी हुआ होगा और तब्दीली इनके अंदर आई होगी। तो कुछ इतिहासकार जो है कि ये इतिहासकार इन्होंने कुछ सिमिलरिटी देखी है प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन कल्चर में। कहाँ पे? कोट डीजी में, अमरी में, कालीबंगन में। और किस टर्म में इन्होंने जो है समानता देखी है? ग्रेनरी में, डिफेंसिव वॉल यानी ऐसी दीवारें जो कि मतलब सुरक्षा के लिए बनाई गई हो, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है इन्होंने देखा है इन सेटलमेंट्स वगैरह में। तो ये समानताएं दिखी हैं आपकी प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन संस्कृति में, है ना। ये जगह का नाम दिया हुआ है। तो ये जो है कि इससे इतिहासकार ये मानते हैं, ये कंक्लूड करते हैं, इसका ये निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जो हड़प्पन सभ्यता है वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज यानी कि जो कृषि वाले समुदाय हैं उन्हीं से जो है निकली है, उन्हीं से फैली है। एक्सटेंट का मतलब है कि मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सटेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन की सभ्यता कहाँ तक फैली है। इंटायर एरिया हड़प्पन सभ्यता का ये ट्रायंगुलर शेप में मिलेगा और ये जो एरिया कवर करता है 1.3 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सबसे बड़ा है पुरानी सभ्यताओं में से, सबसे ज्यादा जगह घेरता है ये। और ये फैला हुआ है सुत का गेंडर यानी कि सी कोस्ट साउथ बलूचिस्तान से वेस्ट में से लेके आलमगीरपुर तक इन द अपर ऊपरी गंगा यमुना दोआब तक वेस्टर्न यूपी में तक फैला हुआ है और ईस्ट में मांडा यानी जम्मू से लेके नॉर्थ में भागतरो इन नर्मदा एस्चुअरी इन द साउथ यहाँ तक फैला हुआ है। यानी कि आप देख सकते हो, इसको आप मैप में देखो कि हड़प्पन सभ्यता देखो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इतनी दूर तक पूरी जो है ये हड़प्पन सभ्यता फैली हुई है ना। और कितना एरिया कवर करती है? 1.3 स्क्वायर किलोमीटर का हड़प्पन कल्चर कवर करता है। ये हड़प्पन सभ्यता जो है कवर करती है कौन कौन सा हिस्सा? पंजाब का, हरियाणा का, सिंध का, बलूचिस्तान का, गुजरात का, राजस्थान का, और इसके अलावा आंचल कवर करती है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। आंचल फ्रिंजेस का मतलब होता है आंचल यानी कि वो किनारा, है ना, कवर करती है। इसके बाद जो है कि पार्टीशन जो इंडिया का हुआ तो मेन सेंटर जो सिविलाइजेशन का था हड़प्पन, मोहनजोदारो, चनहोदरो और सुतकंदेंदर अब जो है पाकिस्तान में है। और कुछ इसके जो सेंटर केंद्र है सिविलाइजेशन के वो इंडिया में है, जैसे कि मांडा है, बनावली है, कालीबंगन है, आलमगीरपुर है, लोथल है, रूपार है और रंगपुर है। रिसेंट ईयर्स में यानी रिसेंट सालों में बहुत सारे और भी इसके एक्सटेंशन मिले हैं, यानी कि इसका फैलाव मिला है। इस सभ्यता का गुजरात में मिला है, पंजाब में मिला है, वो भी जो है कि इसकी भी खोज हो चुकी है। धोलावीरा जो गुजरात में है ये सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जो है फेमस है, इम्पोर्टेंट नहीं, प्रोमिनेंट का मतलब फेमस होता है, इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है ये गुजरात वाला। और लार्जेस्ट साइट जो हड़प्पन सभ्यता के है हाउएवर वो कौन सा है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल। अब यहाँ पे देखो शहरी प्लानिंग कैसा है इनका। हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन शहर, दो इंपॉर्टेंट हड़प्पन शहर हैं हड़प्पा के डिस्ट्रिक्ट में, इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के, और मोहनजोदारो है वो कहाँ पे है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। अब जो कि जो है दोनों के दोनों ही पाकिस्तान में है और ये दोनों शहर जो है लिंक करते हैं, इनका लिंक है बाई रिवर इंडस के साथ, ये लिंक करते हैं और इसीलिए इनका नाम पड़ गया है क्या? इस सभ्यता का नाम ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक तीसरा शहर है चनहोदरो जो कि 130 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है मोहनजोदाड़ो से, और चौथा शहर है लोथल जो कि गुजरात में है, ये हेड पे है ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे के हेड पे। और पांचवा शहर जो है लाई करता है कालीबंगन पे नॉर्दर्न राजस्थान में यानी कि उत्तरी राजस्थान में। और छठा शहर जो बनावली है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के। जो हड़प्पन सभ्यता है वो जो है कि फाउंड किया गया है, वो पाया गया है अपने मैच्योर यानी कि जैसे मैच्योर का मतलब होता है पका हुआ, यानी कि बिल्कुल मैच्योर्ड स्टेज में पाया गया है, फलते फूलते स्टेज में। और न ही सिर्फ इन 6 शहरों में बल्कि शहर में सुतका गेंडर में भी, सुरकोटाडा में भी,
और हर एक पे आपको जो है कि सिटाडेल भी मिलेगा। तो ये जो शहरों का जो मतलब खोज हुआ है, ये जो पाई गई है शहरें, मतलब कि ये ऐसे समय में थी जब मतलब अपने मैच्योर स्टेज में थी, मतलब विकसित एज में कह सकते हो आप कि मिली हैं। बाद में जो हड़प्पन फेज है वो भी डिस्कवर किया गया है। लेटर हड़प्पन फेज भी आपको किया गया है, वो रंगपुर में मिलेगा, कतियावार में, गुजरात में। तो ये ऊपर में जो है ना, ये आपको मैच्योर स्टेज में मिला है, और जो लेटर हड़प्पन फेज है वो डिस्कवर किया गया है रंगपुर में, कतियावार में, गुजरात में, ये बाद वाला। तो यहाँ पे विशेषताएं हैं शहरी प्लानिंग की। तो यहाँ पे सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो हड़प्पन सभ्यता का आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे है इसकी शहरी प्लानिंग। जो इंडस के जो शहर है वो बिल्कुल अलग है सुमेरियन शहरों से, जो कि मेसोपोटामियन सभ्यता में पाए जाते हैं। तो यानी कि जो इंडस के शहर बिल्कुल अलग है, किससे? सुमेरियन से। कैसे अलग है भाई? जो मेसोपोटामियन है उनके शहरों से यानी सुमेरियन से अलग इसलिए हैं क्योंकि सुमेरियन के जो शहर हैं वो मंदिर के आसपास हैं और सर्कुलर पैटर्न में बने हुए हैं, गोलाकार आकृति में बने हुए हैं। वहीं जो इंडस के शहर है ना वो ग्रिड पैटर्न में बने हुए हैं, यानी रेक्टेंगुलर, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हुए। और ये इंडिकेट करता है ना कि यहाँ पे रेगुलरिटी था डिवीजन का, कि यानी बराबर बराबर जगह पे शहर जो है कटे हुए थे, गलियां निकली हुई थी, और प्लान किया गया था घरों को इस तरीके से, पब्लिक बिल्डिंग वगैरह को, कि जो है कि प्रोविजन है था थ्रू फेरर के लिए, है ना, कि आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जो है कटती थी, और गोलाकार था, जो मतलब कोने पे घर वगैरह पड़ते थे ताकि मुड़ने में दिक्कत ना हो। जो मेन मुख्य इसके विशेषता है टाउन प्लानिंग की, उसमें क्या है कि हर एक शहर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक जो है थोड़ा सा रेस्ड एरिया यानी उठा हुआ एरिया था, जो एक प्लेटफॉर्म पे बना था, उसको सिटाडेल कहा जाता है। और दूसरा जो है निचले हिस्से पे जो घर वगैरह थे वो लोअर टाउन था, निचला कस्बा था। और जो सिटाडेल है उसको जो है कि, तो यहाँ पे जो है कि सिटाडेल जो है कि उसको हाइट कैसे मिली थी, कि यहाँ पे इसको हाइट इसलिए मिली थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट का किसके ऊपर, मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, चबूतरे के ऊपर। सिटाडेल जो है कि सेपरेट करता था निचले शहर को एक दीवार से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मिलती है जैसे कि ग्रेट बाथ था, और ग्रैनरी थी, और असेंबली हॉल मिलेगा आपको, और कार्यशाला वगैरह है यानी वर्कशॉप वगैरह है, ये सब जो है सिटाडेल में था। और जो लोअर टाउन है वहां पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, यानी कि निचला जो हिस्सा है ना, निचला कस्बा है, वहां पे आपको रेसिडेंशियल रहने वाले घर वगैरह मिलते हैं जहाँ पे लोग रहते थे और काम करते थे। मेन गलियां यहाँ पे हैं, वहां गलियां कैसी हैं, ग्रिड पैटर्न फॉलो करती हैं, यानी सीधी लाइन एक दूसरे को काटती हुई, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं या पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं। जो घर मकान थे गलियों में, वो कॉर्नर पे जिसका मकान था वो राउंडेड था, ताकि जो है कार्ट वगैरह यानी कि घोड़ा गाड़ी वगैरह या जो भी गाड़ी हो वो क्या कर सके, पास कर सके, इजीली मुड़ सके। और घरों की जो नालियां थी वो सारी की सारी जो है खाली होती थी, पानी के सारा गंदा पानी वगैरह, जिसमें स्ट्रीट यानी कि शहर की जो वो घर का नाला जो है बाहर के नाले से जाके, गली के नाले से जाके मिलता था। स्ट्रीट जो होता था यानी जो गलियां होती थी वो मेन रोड को एकदम 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। और जो शहर था डिवाइड होता था स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड होता था। घर कैसे थे, तो घर की विशेषताएं देखते हैं यहाँ पे। तो जो रेसिडेंशियल यानी रहने वाले घर थे वो प्लान के हिसाब से थे, और ये जो है कि हाई माउंट थे। और ऐसा इसलिए था ताकि जो है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके बाढ़ वगैरह से। टीला कहते हैं माउंट को, वो टीले पे इसीलिए बनाया गया था ताकि बाढ़ वगैरह आए तो भाई नीचे पानी लगे, जैसे लोग मोस्टली लोग चाहते हैं ना कि हमारा घर ऊंचा रहे। तो जहाँ पे लोअर लाइंग एरिया होता है ना, जहाँ पे फ्लड वगैरह आता है, तो वहां पे इस तरह से मकान बनाए जाते हैं, काफी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, कि ताकि वो क्या करे, फ्लड से बचे रहे। तो इनका फाउंडेशन वगैरह लेकिन डीप होता था, फाउंडेशन यानी कि नींव काफी नीचे तक रहते थे। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन मिलता है, घर जो है अलग अलग साइज के हैं, एक रूम का घर भी मिलता है, और एक रूम के घर से लेके बड़े बड़े घर तक मिलते हैं, बरामदे वाले घर मिलते हैं, और ऐसे भी घर मिलते हैं जहाँ पे 12-12 रूम है, और घर के अंदर ही कुआं भी है और टॉयलेट वगैरह भी है, शौचालय। हर घर जो है वहां पे जो है कवर्ड ड्रेन्स है, यानी नालियां बिल्कुल ढकी हुई हैं, और वो नालियां जाके मिलती हैं गलियों की नालियों से, घर की नाली। और जो घर के इंट्रेंस है ना, वो जो है पतले से के लेन की तरफ से है,
जो कि स्ट्रीट को कट करता है राइट एंगल पे। और जो किचन है वो छांव में है, कॉर्नर पे कोर्टयार्ड के बरामदे में। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे एक स्टोर रूम है और वहां पे एक अच्छा वो ये अच्छा नहीं है यहाँ पे, मतलब कुएं का एक चैम्बर है। जो घर है वो ब्रिक के बने हुए हैं और लकड़ियों के, ईंटों के और लकड़ियों के बने हुए हैं। हर एक घर में दरवाजा भी मिला, खिड़की भी मिली, साथ ही साथ रोशनदान भी मिला। जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो खुलती हैं गलियों की तरफ और मेन रोड की तरफ नहीं खुलती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर कैसा है। यहाँ पे वास्तुकला, तो जो कंट्रीब्यूशन है हड़प्पन सभ्यता का वास्तुकला में, ये सबूत है कि इसका सबूत मिलता है आपको पब्लिक बिल्डिंग से ही। पब्लिक बिल्डिंग में ग्रेट बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो रिचुअल सेरेमनी वगैरह पे जो है कि ना स्नान किया जाता था। फिर उसके बाद दूसरा बिल्डिंग मिलता है, देखो इस तरह से ग्रीनरीज हैं जहाँ अनाज रखे जाते हैं। तो ये जो ग्रीनरीज वगैरह है ये जो है अलग अलग साइट्स पे आपको देखने को मिले हैं। अन्न भंडार कई जगह पे देखने को मिले हैं, अन्न भंडार मिले हैं देखने को मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथर और कालीबंगन में। हाउएवर जो हड़प्पा है यहाँ पे जो है 2 रो मिलता है, 6, और दोनों रो में जो है कि 6-6 अन्न भंडार मिलते हैं आपको। दक्षिण में जो अन्न भंडार है हड़प्पा पे वहां पे जो है कि 2 रो मिलता है सर्कुलर ब्रिक का, यानी गोलाकार जो है ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाया गया अब था, उस वो खोजा गया है। और ये माना जाता है कि ये जो फ्लोर वगैरह हैं वो किस लिए थे, ताकि जो है अनाज को थ्रेश किया जा सके, क्योंकि वीट और बार्ले जो है यहाँ पे मिले हैं, है ना। इन स्रेविसेज, स्रेविसेज का मतलब होता है दरारों में, दरारों में आपको वीट और बार्ले के जो है कि ग्रेन्स देखने को मिले हैं, है ना। जो फर्श है उसके दरार के अंदर 2 रूम मिला है बैरक का, जो पॉसिबली जो है कि वहां पे लोग लेबर वगैरह रहते होंगे, वो भी यहाँ पे हड़प्पा में मिला है। जो लोकेशन है हड़प्पा का वो नदी के किनारे है, रवि नदी के किनारे है, जो सजेस्ट करता है कि फूड ग्रेन वगैरह यहाँ से जो है कि लाया जाता होगा, यहाँ लाया जाता होगा बोट वगैरह के द्वारा। और ये बनाया गया है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे सिटाडेल था वैसे ही, ताकि इसको बचाया जा सके बाढ़ वगैरह से। जो अन्न भंडार है यहाँ पे रोशनदान भी है, ताकि ग्रेन वगैरह जो है कि बिल्कुल माइल्ड वेट वगैरह ना हो पाए, मतलब फफूंदी वगैरह ना लग पाए। माल्ड्यूट का मतलब यही होता है फफूंदी, तो फफूंदी वगैरह लगने से बचाया जा सके। ट्रेड की बात करें तो व्यापार की बात करते हैं कि इलेबोरेट सामाजिक संस्कृति यहाँ पे मिलती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस तरह से ये लोग रहते थे कंफर्म किया जाता है ग्रेनरी की वजह से, अन्न भंडार की वजह से। बहुत सारे मोहर यहाँ पे मिलते हैं, एक तरह के यहाँ पे आपको आलेख मिलेंगे। और यहाँ पे जो था कैसा था, रेगुलेटेड वेट, रेगुलेटेड वेट का मतलब होता है कि हर जगह पे एक ही तरह का वेट था और एक ही तरह का मापदंड था, माप वगैरह था बड़े एरिया में। और ये दिखाता है, एग्जिस्टेंस दिखाता है कि यहाँ पे सिस्टम काफी हाई डेवलप्ड था ट्रेड का, यानी व्यापार भी यहाँ पे काफी बेहतरीन था। मतलब हर कोई एक जो है स्टैंडर्ड मेजर का इस्तेमाल कर रहा है, स्टैंडर्ड वेट का इस्तेमाल कर रहा है नाप जोख के लिए, तो इसका मतलब काफी व्यापार यहाँ पे विकसित है। तो बहुत सारा जो है कि सबूत मिलता है, एविडेंस मिलता है कि जो हड़प्पन है ना वो व्यापार ना तक करते थे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि बहुत सारे अदर देशों के साथ भी इनका व्यापार चलता था एशिया के अंदर। हड़प्पन्स जो थे वो कैरी करते थे कंसिडरेबल अच्छा खासा ट्रेड स्टोन में, मेटल में, शेल में। और इंडस सभ्यता के अंदर भी, अंदर विद इन द इंडस सिविलाइजेशन जोन। और कुछ केसेस ऐसे हैं, इन सम केसेस कॉमन प्रोडक्ट भी देखे गए हैं सारे के सारे एरिया में, जो दिखाते हैं कि किस तरह का व्यापार होता था, काइंड ऑफ ट्रेड। दे हाउएवर डिड नॉट यूज मेटल, ये किसी तरह मेटल का इस्तेमाल नहीं करते थे, मेटल मनी का, लेकिन जो है एक्सचेंज इनका होता था बार्टर के थ्रू। बार्टर के थ्रू का मतलब एक चीज देना और दूसरी चीज लेना, एक चीज के बदले में दूसरी चीज। तो बार्टर सिस्टम से ये लोग करते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्का वगैरह नहीं मिला है, तो इससे पता चलता है। जो शहर है जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है और लोथल है, ये बहुत ही मुख्य है, केंद्र है मेटलर्जी के लिए। मेटलर्जी का मतलब होता है आपका मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर से, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो है प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है, औजार बनाया जाता है, हथियार बनाए जाते हैं और किचन की चीजें बनाई जाती हैं, यानी किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन वगैरह।
ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। राइस जो है यहाँ पे जो चावल है वो दिखता है कि इंपोर्ट किया जाता था पंजाब में गुजरात से। लोथल और सुरकोटाडा जो है ये देता है आपका कॉटन। लोथल और सुरकोटाडा प्रोवाइड करता है कॉटन किसके लिए? एक्सपेंड करने के लिए टाउनशिप मोहनजोदाड़ो का, हड़प्पा का और बनावली का एटसेट्रा। बालाकोट और चनहोदरो जो है वो केंद्र हुआ करते थे, बेंगल बनता था यहाँ पे। लोथल और चनहोदरो सेंटर हुआ करते थे किसके? बीड्स। बीड्स किसको बोलते हैं पता? मनका को बोलते हैं बीड्स। जो माले में मोती वगैरह पिरोई जाती है उसकी बात कर रहा है। इंटरनल ट्रेड के अलावा यानी कि आपसी ट्रेड के अलावा हड़प्पन जो है कि उनका जो है कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट भी था पश्चिमी देशों के साथ, पश्चिमी पड़ोसियों के साथ। लोथर कोटाडा बालाकोट ये जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि व्यापारी तट थे, ट्रेडिंग कोस्टल वो तटीय जो है टाउन था, कस्बा था जो कैरी करता था ट्रेड मेसोपोटामियन के साथ और दूसरे जो है कि वेस्ट एशियन साइट्स के साथ। और इनके पास सेटअप था, एक ट्रेडिंग कॉलोनी भी थी नॉर्दर्न अफगानिस्तान में जो मदद करता था, फैसिलिटेट करता था, मदद करता था ट्रेड करने में सेंट्रल एशिया के साथ यानी कि केंद्रीय एशिया के साथ। जो मेसोपोटामियन का रिकॉर्ड है 2350 ईसा पूर्व का ऑनवर्ड ये रेफर करता है व्यापार रिश्ता मेलुहा के साथ। मेलुहा वो होते हैं मेलुहा जो कि ये नाम मिला है इनको, विच वॉज एंशियंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन। इंडस क्षेत्र का नाम है, मतलब मेलुहा ये पुराने समय में नाम मिला हुआ था, प्राचीन नाम। मेसोपोटामियन का जो टेक्स्ट है वो रेफर करता है दो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन, जिसमें कि दो बीच के, मतलब इंटरमीडिएट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो बीच में जो पार्ट है तो इंटरमीडिएट कहलाता है। ये दो ट्रेडिंग स्टेशन है जैसे कि दिलमुन और मकान, जो कि ले करते हैं बिटवीन मेसोपोटामियन और मेलोहा के बीच में। तो ये दोनों जो जगह है ये दोनों स्टेशन की तरह काम करते हैं, ये दोनों इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन है। दिलमुन आइडेंटिफाई किया गया है बहराइन पे, विथ बहराइन ऑन द पर्सियन गल्फ पे। और पॉसिबली जो व्यापार है इन शहरों के साथ इसको किया जाता होगा समुद्र के रास्ते से। मेसोपोटामियन का जो टेक्स्ट है, लिखावट है, वो रेफर करती है कि मलोहा जो थे वो जो है कि एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स। ये जो मेलुहा यानी मेलुहा जो एंशियन नेम है इंडस रीजन का, तो ये जो मेलुहा वर्ड है उसका मतलब ये है कि ये लैंड था किसका? सी फेरर्स का, यानी नाविकों का घर था। सी फेरर को उसको बोलते हैं नाविक, जो नाव चला के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे डिपिक्शन है शिप्स का और बोट का, ये भी यहाँ पे जो है कि मोहर के ऊपर देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे मोहर है, सील यानी मोहर के ऊपर जो है कि इसके ऊपर एक जहाज बना हुआ है। हड़प्पन सब जो व्यापारी थे वो एक्सपोर्ट करते थे, बाहर को भेजते थे और इंपोर्ट करते थे चीजें जो है, वेस्ट से मंगाते भी थे, सेंट्रल एशियन साइट्स वगैरह से। गोल्ड जो है कि सबसे मुख्य था और ये गोल्ड जो है इंपोर्ट किया जाता था नॉर्थ कर्नाटका से और अफगानिस्तान से। कॉपर मंगाया जाता था राजस्थान से, और इसके अलावा साउथ इंडिया, बलूचिस्तान और अरेबिया से लेड मंगाया जाता था, इधर ईस्ट और साउथ इंडिया से। तो ये चीजें आती थी, हड़प्पन जो है कि व्यापारी मंगाते थे अलग अलग जगहों से। वेट और मेजर की बात करें यहाँ पे, नाप तौल की, तो बहुत सारे यहाँ पे पत्थरों मिलते हैं, स्टोन वेट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे खुदाई के समय मिले हैं। हड़प्पन पीपल जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्यूबिकल स्टोन वेट का इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक यूनिट यहाँ पे मेन बेसिक यूनिट सबसे छोटी यूनिट थी वो 16 थी, जो कि आज के 14 ग्राम के इक्वल है। और बड़ा जो यूनिट था वो 16 का ही मल्टीपल था, जैसे 32 है, 48 है, 64, 128। और जो सबसे छोटा वो जो छोटे यूनिट हुआ करते थे ये बेसिक यूनिट थे। अब इससे भी नीचे जाना है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता था, तो वो फ्रैक्शन भी क्या होता था? वो 16 का फ्रैक्शन हुआ करता था। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत सारे जो है कि रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं जहाज़ों के, वो मोहर पे आपको देखने को मिलता है मोहनजोदारो में और हड़प्पा में भी।
टेराकोटा मॉडल जो है जहाज का वो भी डिस्कवर किया गया है लोथल से, जो कि दिखाता है कि वहाँ पे जहाज़ों का इस्तेमाल होता था, बोट वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे सामान को लेके जाने के लिए, जहाँ से वो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से सिटीज़ तक, यानी कि कह सकते हो आप ग्रीनरीज से शहरों तक लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता था बोट वगैरह। फिर इसके बाद इनलैंड ट्रेवल के लिए, ज़मीन पे चलने के लिए कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं टेराकोटा मॉडल से कि बुलक कार्ट वगैरह का, सांड वाली गाड़ी जो होती है बुलक कार्ट का भी इस्तेमाल किया जाता था। कॉपर और ब्रॉन्ज मॉडल कार्ट के वो उसके ऊपर सीटेड ड्राइवर भी था। ये भी चीज़ें मिलती हैं आपको हड़प्पा से और चनोदरों से, इसके सबूत मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। जो कार्ट वगैरह यूज़ किया जाता था उस समय में, वो आज के समय में वही घोड़ा गाड़ी की तरह ही दिखता है, मॉडर्न एक्का की तरह दिखता है। आर्ट और क्राफ्ट की बात की जाए तो सारा जो वर्क था हड़प्पन आर्ट का, उसमें जो है कि अलग अलग तरीके के फिगर मिलते हैं आपको, क्ले के और टेराकोटा के खिलौनों के। स्टोन और जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी ब्रॉन्ज की मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, मोहर मिलता है, मनका मिलता है, बीड्स यानी दाना, वो जो माला वगैरह जाप करते हैं उसमें जो लगता है। ये सब जो है कि ये सबूत देते हैं कि भाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुशल क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कैसे थे, कुशल थे। टेराकोटा का देखो बार बार आ रहा है ये शब्द, मतलब होता है ना पक्की मिट्टी का बना हुआ का मॉडल बना होना। यहाँ पे एक टुकड़ा भी मिला है, और ये टुकड़ा मिला है आपको मोहनजोदाड़ो से, और ये एक कॉटन का टुकड़ा है। और ये दिखाता है कि इम्प्रेशन इसके ऊपर मिले हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के भी इस कपड़े के ऊपर। ये दिखाता है कि जो वीविंग था वो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कला थी। वीविंग मतलब होता है बुनना। हरप्पन प्रैक्टिस करते थे जहाज बनाना, बोट मेकिंग, मोहर बनाना, और टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी के आर्टिकल वगैरह बनाना। ये सब उनका जो है कि इम्पोर्टेंट यानी मुख्य काम कारीगरी हुआ करती थी। और ये सब्जेक्ट दिखाते हैं, दर्शाते हैं, चित्रित करते हैं कि जो सील्स वगैरह है, मोहर वगैरह है, और टेराकोटा यानी कि मिट्टी के पक्की मिट्टी के जो फिगर वगैरह हैं, इसमें इंसान है और एनिमल है और बर्ड्स, इनके जो है कि पोल्ट्रीज वगैरह बनाए जाते थे मिट्टी पे, पक्की मिट्टी से। इंसान का फिगर जो है वो शो किया गया है, जिसमें कि उसने जो है कि बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, ज्वेलरी वगैरह पहने हुए हैं, और उसके जो है कि सर के ऊपर जो है पहनने कुछ पहना हुआ है, जैसे क्राउन वगैरह टाइप से होता है, वैसा कुछ हेड गियर भी उसने पहना हुआ है। और इसमें जो है कि कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव और सुस्त चीज़ें भी हैं, वो भी टेराकोटल मॉडल में दिखती हैं। बुलक कार्ट और प्लफ वगैरह भी जो है कि इसमें देखने को मिलता है, यानी कि पक्की मिट्टी के खिलौनों में ये भी चीज़ें, मॉडल्स ये भी दिखने को मिलते हैं। जो गोल्ड स्मिथ है, सोनार है, वो ज्वेलरी बनाता है सिल्वर के, गोल्ड के और दूसरे जो है अनमोल पत्थरों के। हड़प्पन को ये भी पता था कि किस तरह से जो है कि मनका बनाना है। हड़प्पन का जो हड़प्पन जो थे प्रोड्यूस करते थे अपने खुद के टाइप का, मतलब उनका खुद ही अपने, उनका जो पॉटरी वगैरह था वो विशेष था। और विशेष इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी चमकदार हुआ करता था और ग्लॉसी हुआ करता था। ग्लॉसी का मतलब भी चमकदार होता है, और मतलब अच्छा फिनिश होता है ग्लॉसी, बिल्कुल शीशे जैसा दिखता हो और शाइनिंग चमकदार। आर्दन वेसल यानी कि मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हुआ करते थे और जो पॉटरी वगैरह हुआ करती थी, और क्राफ्ट किया गया है, पॉटर के चक्के वगैरह भी मिले हैं, ये सब भी जो है। और चक्के वगैरह, ये पॉटर की जो व्हील होती थी वो डेकोरेटेड था काले तरह के ज्योमेट्रिकल डिजाइन से। तो इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। तो हड़प्पन जो प्रोड्यूस करते थे उनमें उनकी खुद की विशेषताएं हुआ करती थी, जैसे कि वो काफ़ी ग्लोसी बनाते थे, शाइनिंग बनाते थे बर्तन को। जो बर्तन वगैरह देखने को मिलेंगे, पॉटरी वगैरह मिलेगी, और क्राफ्टेड था किसके ऊपर, पॉटर व्हील के ऊपर, वो भी डेकोरेटेड था किसके साथ, काले कलर के ज्योमेट्रिकल डिजाइन के साथ। यानी ज्योमेट्रिकल डिजाइन में गोलाकार हुआ, अंडाकार हुआ, या फिर कह सकते हो रेक्टेंगुलर हुआ, स्क्वायर हुआ। बड़े बड़े जार थे उनके जो है कि ऊपर को पतला ही गर्दन थे, और लाल कलर का जो पॉट था उस पे काले कलर से डेकोरेशन था। और ये सबूत दिखाता है, ये सबूत है कि भाई उनका जो कला था वो काफ़ी कुशल थे, मतलब कला में निपुण थे। स्कल्पचर मूर्तियों की बात करें तो हड़प्पन का जो कला था वो बहुत ही कुशल जो है मूर्तिकार थे।
बहुत सारे जो है पत्थर की इमेजेस वगैरह मिले हैं। और इसमें जो बियर्डेड मैन का है, जो हम लोगों ने देखा शॉल ओढ़े हुआ था, है ना, आंखें बंद थी योगी वाला, तो इसके लिए लिखा हुआ है कि पहले मिला होगा आपको बियर्डेड मैन, वो भी मोहनजोदारो में भी मिला है, तो वो भी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे ब्रोंज स्टेचू मिला है डांसिंग गर्ल का, वो भी हम लोगों ने देख लिया, जिसके एक जो है राइट आर्म हिप के ऊपर था और उसका दूसरा वाला लेफ्ट आर्म जो है जिसमें ढेर सारे बैंगल वगैरह थे, मोहनजोदारो में मिला है। ये भी बिल्कुल एक अनूठा, मतलब बिल्कुल अनोखा जो है कि कला का मास्टरपीस है ये, बिल्कुल आर्ट का। डांसिंग गर्ल के अलावा बहुत सारे ब्रॉन्ज फिगर मिले हैं एनिमल के, बुफेलो के, रैम्स के, और कुछ मॉडल मिले हैं किसके, घोड़ा गाड़ी वगैरह के, वो सब भी जो है कि अनअर्थ हुए हैं। अनअर्थ का मतलब पता लगाया गया है, निकाला गया है। टेराकोटा का जो फिगर वगैरह है पक्की मिट्टी का, वो सब जो है कि बहुत सारे नंबर में मिले हैं हड़प्पन सेटलमेंट में। और ये सब शायद जो है कि खिलौनों की तरह इस्तेमाल होते होंगे, या फिर जो है कि कल्ट फिगर्स होंगे। कल्ट फिगर्स का मतलब होता है संप्रदाय को दिखाने वाला फिगर। बहुत सारे यहाँ पे मेल और फीमेल फिगर भी मिले हैं। जो मूर्ति है मेटल में, वो बनाई गई है स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के द्वारा बनाई गई है, स्पेशली लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है। अब ये क्या प्रोसेस है ये भी देख सकते हैं। इस प्रोसेस में पहले जो है मोम का जो एक फिगर बना दिया जाता है और उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है क्ले की। फिर जो वैक्स को है ना, उसको मेल्ट कर दिया जाता है हीट करने से, और पूरा का पूरा बाहर चला आता है। और फिर जो खाली हिस्सा है उसके अंदर मेटल को गला के डाल दिया जाता है, जो कि ओरिजिनल शेप ले लेता है ऑब्जेक्ट का। तो पहले क्या बनाया, पहले मोम से बनाया, मोम के ऊपर क्ले का कोटिंग कर दिया, क्ले का कोटिंग किया, क्ले का कोटिंग करके गर्म किया, तो मोम अंदर से गल के निकल गया बाहर। अब जो खोखला जगह बचा है उसके अंदर मोल्टेन मेटल, यानी कि कोई भी मेटल को गला के डाल दिया तो वो क्ले का पूरा शेप ले लेगा, जितना जिस जो पूरा जगह था मोम का, मोम से ही बनाया था, उसका पूरा जगह ले लेगा और जो है कि फाइनली ओरिजिनल शेप मिल जाएगा। वस्त्र की बात करें तो इंडस वैली में जो आदमी है वो धोती पहनते हैं जैसा कि दिखता है। कोट शर्ट जो मिला है हड़प्पा में उससे हमको देखने को मिलता है। शॉल भी पहनते हैं ऊपर के गारमेंट की तरह, जो कि प्रीस्ट का जो फोटो मिला है उससे अरे वो स्टैचू मिला है उससे पता चलता है कि वो शॉल भी ओढ़ते थे। अब वोमेन जो है कि स्कर्ट पहनती थी और ये इस्तेमाल करती थी क्लोक। क्लोक क्या होता है, क्लोक एक चोंगा या जामा कह सकते हैं, वो होता है जो कि आर्म वगैरह शोल्डर वगैरह को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो खोज है निडल की और बटन की, वो भी कुछ साइड पे मिले हैं, और जिससे पता चलता है कि कुछ कपड़े वगैरह जो हैं कि सिले होते थे, स्टिच्ड होते थे, टाके मारे हुए। ऑर्नामेंट में, जेवर में ऑर्नामेंट जो दोनों पहनते थे, औरतें भी और मर्द भी पहनते थे। कुछ यहाँ पे कॉमन आमतौर पे जो ऑर्नामेंट मिले हैं उसमें नेकलेस है, गले का हार है, फिंगर रिंग है, और उसके बाद चूड़ियाँ वगैरह है, आमलेट वगैरह है, एंकलेट वगैरह है, पायल वगैरह है, नोज रिंग है, फैन शेप्ड है, हेड ड्रेस है और इयरिंग है। हेड ड्रेस मतलब ऊपर पहनने के लिए, और फिर उसके बाद हेड ड्रेस भी है। कान में के झुमके भी वगैरह भी मिले हैं, और ये सब गोल्ड के में बने हैं या सिल्वर के बने हैं, या फिर जो है प्रीसियस स्टोन के बने हैं, या फिर आइवरी। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत के बने हुए हैं। खिलौने और अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन की चीजें, तो लोग खेल कूद में यहाँ पे बहुत सारे गेम खेलते थे और दूसरे तरह का भी इंटरटेनमेंट मनोरंजन चलता था। ये लोग डाइस खेलते थे, वो जैसे लूडो टाइप का होता है, और हंटिंग पे जाते थे, फिशिंग पे जाते थे, और खोज यात्रा पे भी जाते थे। इनका मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ड्रम था, और आयर था, आयर भी बजाने वाला एक यंत्र होता है। खिलौनों में चिड़िया है, एनिमल के फिगर वगैरह है, कार्ट वगैरह जैसा कि हम लोगों ने देखा टेराकोटा का मिला है, और विसल वगैरह सीटी वगैरह भी बनाते थे ये। डिक्लाइन कैसे हुआ इस सभ्यता का, तो हड़प्पन सभ्यता जो डिक्लाइन की है समटाइम अराउंड 1800 बीसी, 1800 बीसी में। लाइकली जो है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके का मानना है, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो हम वन बाय वन सारी थ्योरीज देखते हैं। पहला है फ्लड और अर्थक्वेक। ये माना जाता है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कि फ्लड आ गया था मोहनजोदारो में, जैसा कि ऋतिक रोशन की पिक्चर में दिखाया भी है, और जिसकी वजह से ये जो सेटलमेंट वाले लोग थे, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, इन्होंने इस जगह को पूरी तरह से अबेंडन कर दिया, खाली कर दिया। और ये इन्फर करते हैं इससे कि जो घर वगैरह बने थे ना मोहनजोदारो में, वो कवर्ड है, किससे कवर्ड है, यहाँ पे सिल्ट क्ले। और सिल्ट क्ले तब लेफ्ट बिहाइंड होता है जब जो है नदी वगैरह का पानी जो है घर मकानों में घुस जाता है,
फिर वो वापस जाता है तो क्या छोड़ के जाता है, सिल्ट क्ले वगैरह छोड़ के जाता है, जो बाढ़ के पानी छोड़ के जाता है। तो इसकी वजह से पता चलता है कि भाई नहीं, बाढ़ आया होगा, स्ट्रीट और हाउसेज में ऐसा सिल्ट क्ले मिला है। तो इसकी वजह से जो लोग थे मोहनजोदाड़ो के, फिर से दोबारा घर वगैरह बनाते होंगे बाढ़ के बाद, तो कचरे के ऊपर बनाते होंगे, तो कचरे से पुराना वाला जो बेस होता था वो और ऊंचा हो जाता होगा। तो इसीलिए जैसे सिटाडेल की ये बात कर रहा होगा, है ना, ऊंचा करने के लिए। तो फ्लड जब चला जाता है तो उसके बाद तो एक समय ऐसा आया कि जो बिल्कुल इम्प्रोविस्ड हो गया, यानी कि बिल्कुल ये जो है गरीब हो गए, या कह सकते हो बिल्कुल अब नहीं और कर सकते थे और ज़्यादा नहीं झेल सकते थे अब ज़्यादा, तो इसीलिए ये जो है कि अबेंडन करके चले गए, है ना। यानी कि देखो फ्लड आया, फिर इन्होंने अपने आप को फिर से बनाया, यानी घर मकान टूट फूट गए, तो फिर इन्होंने सिटाडेल जैसे कि ऊंचाई पे शहर बसा हुआ है, तो यानी कचरे के ऊपर ही फिर दोबारा मकान बना लिया, फिर दोबारा बना लिया। तो इस तरीके से एक लोअर रीजन रह गया होगा, एक अपर रीजन रह गया होगा, कई बार ऐसा किया होगा, लेकिन लास्टली ये ज्यादा नहीं झेल पाए होंगे, अबेंडन करके चले गए। अकॉर्डिंग टू फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो भू भूगर्भ जल शास्त्री होता है उसको बोलते हैं, आप कह सकते हो, जो पानी वगैरह के बारे में जानता है, जल शास्त्री होता है उसका। आरएल रेक्स वो बताता है कि ऐसा फ्लडिंग जो है कि रिजल्ट नहीं हो सकता है नॉर्मल फ्लडिंग का रिवर इंडस में। अर्थक्वेक वगैरह जो है कि उसकी वो भी आया होगा फ्लड के साथ साथ, जिसकी वजह से पानी और ऊपर तक आ गया होगा इंडस रिवर का, और इसकी वजह से जो प्लेन वगैरह हैं इंडस के ब्लॉक हो गए होंगे, और पासेज जो रिवर का होगा समुद्र तक, और राइजिंग वाटर जो लेवल का है रिवर का, उसकी वजह से जो है ये पूरी बर्बादी हो गई होगी, और पूरा जो मोहनजोदारो का जो एरिया है वो पूरा पानी में आ गया होगा, डूब गया होगा। तो मतलब सिर्फ नदी ही का पानी उफान मार के इतना नहीं आ सकता है, मतलब नदी के पानी के उफान के साथ साथ अर्थक्वेक भी आया होगा, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हुई होंगी और पानी में पूरा डूब गया होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है भाई इंक्रीज्ड एरिडिटी। रिनोन्ड कुछ जो है कि जाने माने इतिहासकार जैसे कि डीपी अग्रवाल और सूद कहते हैं कि हड़प्पन सभ्यता इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां पे सूखापन ज्यादा बढ़ने लगा, जो एरिया था वहां पे जो है कि रिवर घग्गर जो है सूखने लगी, खत्म हो रही थी। सतलज और यमुना जो है कि वो ट्रिब्यूटरी थी रिवर घग्गर की, और कुछ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से अर्थ के नीचे, अर्थ के प्लेट्स में सतलज स्ट्रीम जो है कि वो कैप्चर हो गया इंडस रिवर के द्वारा, और यमुना शिफ्ट हो गई पूर्व की तरफ और गंगा को ज्वाइन कर ली। तो इसकी वजह से जो घग्गर नदी थी वहां पे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला, वो भर नहीं पाई, तो इसकी वजह से वो वाटरलेस हो गई, सूखा पड़ गया। और इस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो ड्रेनेज पैटर्न पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, तो हड़प्पन सभ्यता भी पूरी खत्म हो गई, पानी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है डिफोरेस्टेशन, कि इंडस वैली सभ्यता में ब्रोंज एज कल्चर में बहुत सारा क्वांटिटी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और लकड़ी का क्वांटिटी ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल होता था क्योंकि उनको ब्रोंज बनाना था, है ना। तो लकड़ी जो है कि चाहिए होती थी ज्वेलरी के लिए भी, और फिर उसके बाद भट्टियों में डाल के जो है ईंटे को सेकने के लिए भी चाहिए होती थी, पक्का करने के लिए, और स्टोन वेयर वगैरह बनाने के लिए भी चाहिए होता था, बोट के लिए चाहिए होता था, फर्नीचर वगैरह के लिए चाहिए होता था। तो इसके लिए हो सकता है लोगों ने बहुत सारा जो है पेड़ वगैरह काटा होगा, इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज आया होगा, और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से फिर वहां का मौसम परिवर्तित हो गया होगा कि ज्यादा रहना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए लोग वहां से छोड़ के चले गए। फिर थ्योरी आती है एक अटैक वाली। अटैक वाली थ्योरी में यह है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मोल्टाइमर व्हीलर बिलीव करते हैं कि आर्यंस आके डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे इस पूरे के पूरे सेटलमेंट को। मोल्टाइमर के हिसाब से कि लास्ट फेज में मोहनजोदारो के आदमी और औरतें और बच्चों को जो है कि मार दिया गया था गलियों वगैरह में, और ये सबूत इसलिए पता चलता है क्योंकि यहाँ पे 13 मेल और फीमेल के और एक बच्चे का जो है आपको कंकाल मिला है, स्केलेटन मिला है, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि नहीं, इनके ऊपर जरूर अटैक हुआ होगा। फिर तो इतनी सारी जो है कि ये सारी की थ्योरीज हैं डिक्लाइन की, किस तरह से सभ्यता का विनाश हुआ, कैसे सभ्यता खत्म हुई। हेरिटेज की बात करें, यानी कि इसको विरासत की बात करें, तो ये जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं हड़प्पन सभ्यता के, वो सिर्फ वो लीड नहीं करते हैं टोटल डिसअपियरेंस में, कि सारा का सारा कुछ ट्रेड्स वगैरह खत्म हो गया हो, है ना। इस सभ्यता का लक्षण इस सभ्यता के पूरे खत्म नहीं हुए। ट्रेड का मतलब होता है लक्षण के लक्षण। तो बहुत सारी इसके जो फीचर विशेषताएं हैं वो बाद में जो है कल्चरल डेवलपमेंट में, कल्चरल डेवलपमेंट की जो है कि मिली हैं। तो हड़प्पन बनाते थे जैसे कि वो पक्की पॉटरी बनाते थे, बेक्ड पॉटरी बनाते थे, कच्चा नहीं, मतलब पक्का घड़ा वगैरह बनाते थे।
ईंटें बनाते थे और मनका बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, टेक्सटाइल, और ये सब जो है कि अडॉप्ट किया गया था बाद के सभ्यताओं के द्वारा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल है ना, यानी कि अनूठा और उत्कृष्ट है, वो है इसमें अचीवमेंट हड़प्पन पीपल का, कि इन्होंने जो है कल्टीवेशन किया कॉटन का, और ये अडॉप्ट किया गया फिर बाद में इजिप्शियन के द्वारा बहुत ही सदियों के बाद, जिसको कि अपनाया इजिप्शियन ने। रिलीजियस यानी धार्मिक स्फेयर की बात करें तो जैसे पशुपति शिव का पूजा था, और फीमेल देवी का जो की जो ये लोग पूजा करते थे मदर गॉडेसेस की तरह से। और फिर जो पवित्र पेड़ हैं, जानवर हैं, सरपेंट हैं, और रिलीजियस सिंबल वगैरह, ये सब जो है कि प्रिविलेंट थे, प्रचलित थे हड़प्पा के वक्त में। तो और जो ये सारी चीजें जो ये लोग करते थे ना, वो आज भी अभी भी होती आ रही हैं। तो इसलिए जो है कि ये एक तरह से हमारी पुरानी विरासत भी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।